मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो यदि हम मूल संविधान में देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो थी उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ शब्दों को, कुछ भावों को जोड़ा गया है। इसके बाद यदि हम देखें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खासकर 1942 में संवैधानिक संशोधन के पश्चात किस प्रकार है, ये हमने संविधान की प्रस्तावना देखी। आगे हम देखेंगे कि इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके हर शब्द का मर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी व्याख्या क्या है। सबसे पहला है हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली है संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा इसके अंदर है संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। और तीसरी है भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। हम भारत के लोग शब्दों का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह है कि क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है, इसलिए भारतीय संघ का कोई भी एक राज्य अथवा अवयव का या एककों का समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से अलग हो सकता है। दूसरी विशेषता है इसकी बेटा संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की जो उपनिवेश की जो स्थिति थी वो समाप्त हो गई है और भारत अब पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है। संपूर्ण प्रभु संपन्न का अर्थ यह है कि हम आंतरिक और बाहरी दृष्टि से विदेशी किसी भी शक्ति के अधीन नहीं हैं, बल्कि पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम किसी भी राष्ट्र से किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं और देश के अंदर भारतीय सरकार द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं वो भारत के नागरिक उनका पालन करेंगे। तो इस प्रकार हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। समाजवादी शब्द का जो अर्थ है वो है कि संविधान सभा में अनेक सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे कि देश का या संविधान का जो रुख है वो किसी एक विचारधारा से जुड़ जाए। यही कारण था कि अधिकांश संविधान को किसी एक विशेष दर्शन से नहीं जोड़ा गया। लेकिन 1976 में तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा सोचा गया कि भारतीय राज व्यवस्था को एक दिशा दी ही जानी चाहिए। इस उद्देश्य से भारत राज्य के लिए समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया। समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न है और भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर इसे अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार समाजवादी शब्द को 1976 में 1942 से संविधानिक संशोधन के तहत 1976 के अंदर जोड़ा गया है। अगला है इसके अंदर लोकतांत्रिक। तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है और लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि राजसत्ता का जो निवास है वो जनता में है। राज्य सरकार है जनता की चुनी हुई है और जनता के प्रति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। जो प्रतिनिधि हैं वो संपूर्ण जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की ओर से सभी धर्मों को समान माना जाएगा और सभी धर्मों के विकास के लिए समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गणराज्य शब्द का यहाँ तात्पर्य है कि हमारा जो शासन अध्यक्ष है वो वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि उसका चुनाव होगा, वो चयनित होगा। और यही कारण है कि भारत के अंदर जो शासन अध्यक्ष है और राज्याध्यक्ष है दोनों ही निर्वाचित होते हैं। अगला है इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। यद्यपि हमारे संविधान के द्वारा प्रतिनिधित्वात्मक शासन को अपनाया गया है, जो व्यवहार के अंतर्गत बहुमत वर्ग का ही शासन होता है, लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। इसी के साथ सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है और इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और इसका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से किया जाए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम, रोजगार के बदले भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत आदि बातें निहित हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का एक साधन है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन उसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे
संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्याख्या की गई है। समानता स्वतंत्रता का पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को दो आयामों में अपनाया गया है। यह है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिनके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है और संभवतः इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उसके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। अगला है इसके अंदर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे और वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श दो आधारों पर टिका हुआ है। ये आधार हैं राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। लास्ट है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्रस्तावना के संबंध में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी उन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं होती है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के शब्दों में प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन की शक्ति में वंचित करने का साधन। वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट हैं, वहाँ प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है, वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के लेखों में सबसे श्रेष्ठ है। ये संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है।